तो यार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। और शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पर जो पत्थर को तोड़ दे तुम वो शीशा तलाश करो। तो यही कर रहे हैं हम लोग, एक के बाद एक चैप्टर्स, और कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं मैथमेटिक्स, उसकी प्रिपरेशन कर ली जाए इन 20 दिनों में। बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट कोर चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नाम है प्रोबेबिलिटी। मिनिमम आने वाला है ये 7 मार्क्स के लिए इन द एग्जाम, 7 मार्क्स जस्ट फ्रॉम वन चैप्टर, और मैक्सिमम ये आ सकता है 9 मार्क्स के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो भाइयों, प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग बनाएंगे चैंपियंस वाला चार्ट। एक बड़ा सा चार्ट बनेगा और पूरा चैप्टर समराइज करेंगे, जैसा कि हम लोग हर एक चैप्टर में अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो भाइयों, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिवाइड होगा 6 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट है बेसिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो पहले आएगा बेसिक्स, फिर आएगा टर्मिनोलॉजी, फिर पीएनसी, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग वेन डायग्राम्स की, एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई विद द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यार देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं और उसके बहुत सारे आउटकम्स आते हैं, तो उसमें से जो फेवरेबल आउटकम है, अगर मैं उसे न्यूमरेटर में रखूं और सारे के सारे आउटकम्स को मैं डिनोमिनेटर में रखूं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी से मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि सामने वाले इवेंट के होने के चांसेस क्या है। अच्छा, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस होता है। पॉसिबिलिटी बोलती है कि इवेंट होगा या नहीं होगा, जबकि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली ये बताती है कि इवेंट के होने के क्वांटिटेटिव टर्म्स में चांसेस क्या है। तो अगर एक इवेंट पॉसिबल है तभी जाकर उसकी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। जैसे भूतों को बुलाना, तो मैं तो कभी नहीं मिला किसी भूत से, तो भूतों को बुलाना पहले पॉसिबल होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर भूतों को बुलाना पॉसिबल है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं आती। तो पॉसिबिलिटी इज एन आउटराइट नो और एन आउटराइट यस, वेयर एज प्रोबेबिलिटी इज मेजरिंग द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट है कि पॉसिबिलिटी या तो हां बोलेगी या तो ना बोलेगी, इट विल बी आउटराइट यस और एन आउटराइट नो, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट मेजरिंग द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी में ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम, डिवाइड में आता है टोटल आउटकम। यार फर्ज करो कि तुमने एक लड़की को प्रपोज किया, बहुत दिन से तुम लोग चाह रहे थे कि अपनी दिल की बात कह दूं, तुमने उस लड़की को प्रपोज किया, तुम चाहते हो कि तुम्हारा फेवरेबल आउटकम हो यस, बिकॉज यही तो प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तुम ये निकालना चाहते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की, वो तुम्हारा प्यार तुम्हें हाँ कर दे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया यस, और टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो यस बोलेगी, या तो वो ना बोलेगी, या तो वो भाई बोल देगी, या तो फिर वो बोलेगी कि लेट्स स्टे फ्रेंड्स, फ्रेंड जोन कर देगी, या फिर वो अपनी चप्पल दिखा देगी। यही सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यस डिवाइडेड बाय यस, नो, भाई, फ्रेंड जोन, चप्पल, इससे तुम लोग निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऊपर है तुम्हारा फेवरेबल आउटकम और डिनोमिनेटर में है टोटल आउटकम्स। यही है प्रोबेबिलिटी भाई। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब भाइयों, प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 टर्म्स आती है, एक आता है ऑड्स इन फेवर और एक आता है ऑड्स इन अगेंस्ट। यार इमेजिन करो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है,
तुम्हें लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 10 मैचेस खेले जाएं तो इंडिया 7 जीतेगी और 3 हारेगी? आई रिपीट, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर 10 मैचेस खेले जाए तो इंडिया 7 जीतेगी और 3 हारेगी, यानी ऑड्स इन फेवर है 7:3। तो भैया ऑड्स इन फेवर में जब इंडिया जीत रही है हम उसे पहले बोल रहे हैं और जब इंडिया हार रही है उसे बाद में बोल रहे हैं। यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी का इवेंट मानूं इंडिया का जीतना, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया का जीतना, दैट इज द इवेंट ऑफ इंडिया विनिंग द मैच, इज 7:3। यानी टोटल 10 मैच होंगे उसमें से 7 बार इंडिया जीतेगी और 3 बार हारेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच इज 7/10। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया क्या हुए? 7:3। पहले फेवर वाला और फिर अगेंस्ट वाला। पर अगर ऑड्स अगेंस्ट इंडिया हो तो इंडिया के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ऑड्स अगेंस्ट इंडिया, तो ये एक्सप्रेस होगा 3:7 में। यानी टोटल 10 मैचेस होते तो इंडिया 3 हारती है और 7 जीतती है। तो ऑड्स अगेंस्ट इंडिया हो जाएगा 3:7। चलो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो बताओ ऑड्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान के? ऑड्स इन फेवर ऑफ पाकिस्तान होगा 3:7, क्योंकि पाकिस्तान 10 में से 3 मैच जीत रही है और 7 हार रही है। तो पहले जीत लिखेंगे फिर हार लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट पहले आएगा और फिर नॉट हैपनिंग आएगा, क्योंकि फेवर की बात कर रहे हैं। नॉट हैपनिंग की बात करेंगे तो अगेंस्ट पहले आएगा और फिर फेवर आएगा, यानी कि 7:3। तो याद रखना भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी तुम्हें ऑड्स इन फेवर दे रखा हो और ऑड्स इन अगेंस्ट दे रखा हो तो तुम लोग दोनों रेशियो को जब प्लस करोगे तो तुम्हें टोटल आउटकम मिल जाएंगे। तो ऑड्स इन फेवर है तो आगे वाला हमेशा हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा और पीछे वाला हमेशा नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा। लेकिन अगर ऑड्स इन अगेंस्ट है तो आगे वाला नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा और पीछे वाला हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा। तो तुम्हें टोटल आउटकम्स को मिल जाएंगे रेशियो को प्लस करके। अब तुम्हें पता लगाना है कि हैपनिंग ऑफ इवेंट निकालना है तो आगे वाला न्यूमरेटर में रख दो, और अगर नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट निकालना है फ्रॉम ऑड्स इन फेवर तो पीछे वाला न्यूमरेटर में रख दो। तो सिंपल है ना मेरे भाई, इन दोनों का मैं अगर प्लस करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मैचेस मिलेंगे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच निकालता हूं तो वो हो जाएगा 7/10। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट विनिंग द मैच निकालता हूं तो वो होगा 3/10। नॉट हैपनिंग को पहले रखा फिर डिवाइड में टोटल आउटकम कर दिया। अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विनिंग द मैच तो वो आ जाएगा 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान नॉट विनिंग द मैच तो वो आ जाएगा 7/10। तो यही होता है भाइयों ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट। तो देखो प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले आएगा कॉइन्स, फिर आएगा डाइस और फिर फाइनली आएगा कार्ड्स। ऐसे 3 बेसिक क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कॉइन्स यानी सिक्कों के बारे में। तो यार देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं तो आता है हेड या फिर टेल। याद रखना हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है मेरे दोस्त, जरा देखभाल के। तो प्लीज यार ध्यान से देखना, सिक्का अगर मैं उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये 2 ही आउटकम्स है। लेकिन अगर मैं 2 सिक्के उछालूंगा तो क्या क्या हो सकता है? हेड हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं और टेल टेल आ सकते हैं। ऐसे 4 आउटकम्स है पॉसिबल। हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, यानी मैक्सिमम आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो अगर 2 सिक्के उछालूंगा तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर मैं 3 सिक्के उछालता हूं तो बताओ पहले सिक्के के पास कितने ऑप्शन? हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 इंटू दूसरे सिक्के के पास कितने ऑप्शन? हेड आएगा या टेल आएगा। पीएनसी तुम लोग पढ़ के आए हो तो यू ऑलरेडी नो कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होने वाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आउटकम्स। बिकॉज पहले सिक्के के पास 2 ऑप्शन, दूसरे सिक्के के पास 2 ऑप्शन और तीसरे सिक्के के पास भी 2 ऑप्शन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ऑप्शन टोटल होंगे, टोटल आउटकम्स निकल जाएंगे। तो देखो टोटल आउटकम्स निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका, सबसे पहले लिख लो हेड हेड हेड, फिर एक एक करके चेंज करते जाना है। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, लास्ट वाला चेंज कर दिया। फिर कर दो हेड टेल हेड, बीच वाला चेंज कर दिया। फिर स्टार्टिंग वाला चेंज कर दो, टेल हेड हेड। फिर लिखो तुम लोग टेल टेल टेल, फिर करो टेल टेल हेड, फिर करो टेल हेड टेल और फिर कर दो हेड टेल टेल। तो ये तुम्हारे 8 के 8 आउटकम्स आ गए अगर मैंने 3 सिक्के एक साथ उछाले तो एक बार चलो रिपीट करते हैं रिदम में। सबसे पहले क्या आएगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड,
टेल हेड टेल हेड टेल टेल। तो ये तो बिल्कुल नर्सरी वाली पोयम हो गई, आराम से इसको गाते रहना। दिस आर द मैक्सिमम आउटकम्स विच आर पॉसिबल इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। अब देखो सवाल इसमें कैसे आ सकते हैं, एग्जाम में वो सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो 3 सिक्के उछाले, बताओ 2 हेड्स एग्जैक्टली आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बताओ 2 हेड्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हेड्स है, यहाँ पे 2 हेड्स है, यहाँ पे 2 हेड्स है, मतलब टोटल 3 आउटकम्स है फेवरेबल, और टोटल आउटकम्स कितने 8, तो आंसर आ जाएगा 3/8। अगर वो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड बोला है, मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हेड भी चलेंगे, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेंगे और 3 हेड चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड बोला है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, तीनों हेड चलेंगे मेरे भाई, लेकिन 0 हेड नहीं चल पाएगा। और 0 हेड का सिर्फ एक ही केस होता है, टेल टेल टेल, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 7 और टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। तो एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी 7/8। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड चलेंगे, 3 हेड चलेंगे, पर 1 हेड नहीं चलेगा। तो बताओ यहां पर 3 हेड है, ये चल जाएगा, ठीक है, 2 हेड वाली चीज भी चल जाएगी, पर एक सिंगल हेड नहीं चलेगा। तो आंसर आया 4/8, यानी कि 1/2। अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स, मतलब 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा और 0 हेड भी चलेंगे, क्योंकि बोला एटमोस्ट 2 हेड्स होने चाहिए। और अगर एटमोस्ट 2 हेड्स है तो 0 हेड चलेंगे, 1 हेड चलेगा, 2 हेड्स भी चलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखता हूं अगर 2 से ज्यादा हेड वाले केसेस देखूं तो एक ही केस है, वो है हेड हेड हेड। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 7/8। अच्छा, वो हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आने चाहिए, 1, 0 हेड चलेगा और 1 हेड चलेगा। तो 1 हेड वाले कितने ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3, और 0 हेड वाले टेल टेल टेल, यानी कि टोटल 4 ऑप्शंस हैं जहां पे एटमोस्ट 1 हेड आ रहा है। तो 4/8 यानी कि आंसर आएगा 1/2। अब भाइयों इन सारे क्वेश्चंस में अगर हेड की जगह टेल कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी विल रिमेन सेम। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रॉम द टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। तो भैया कॉइन्स के नीचे मैं सैंपल स्पेस लिख देता हूं जो तुम्हें याद रखनी है। फिर भाइयों हम लोग बात करते हैं डाइस की। तो अगर मैं एक डाइस रोल करता हूं तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डाइस की सैंपल स्पेस होती है भाइयों 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं 2 डाइस की बात करूं, अगर 2 डाइस एक साथ फेंके तो सैंपल स्पेस होगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। वैसे 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। तो भाइयों 2 डाइस अगर फेंके जाएंगे तो सैंपल स्पेस ये होगी। अब हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन है कि डाइस फेंका, 2 डाइस फेंके, इनफैक्ट बताओ कि जो सम आया है वो डिविजिबल बाय 3 हो। तो बताओ डिविजिबल बाय 3 के ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास 1,2, एक है 1,5, फिर हमारे पास है 2,1। तो भैया इतने सारे सम 3 से डिविजिबल है। गिनते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सम डिविजिबल बाय 6 हो, यानी कि सम डिविजिबल बाय 3 हो। इसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे 12 और टोटल आउटकम्स होंगे 36। तो आंसर आएगा मेरे भाइयों 1/3। सो दिस इज सैंपल स्पेस इन केस ऑफ 2 डाइस। ऐसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम लोग लेटर ऑन इन द चैप्टर ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डाइस भी हो गया भाइयों खत्म। अब बात कर लेते हैं थोड़े पत्तों की। जुआ जो लोग खेलते हैं, कार्ड्स जो लोग खेलते हैं, दे मस्ट बी नोइंग इट वेरी वेल। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूं तो कोई ना कोई एक तो मिल ही जाता है जो ये कहता है कि सर आज तक मैंने कार्ड्स ही नहीं देखे, इतना सीधा हूं मैं, बताओ। अब उस ऐसे बच्चे को तो मेरा यूट्यूब का वीडियो नहीं देखना चाहिए, वरना वो और बिगड़ जाएगा। तो देखो यार, टोटल ना 52 कार्ड्स होते हैं जोकर्स हटाकर। कोई अब शाड़ा मत बनना, कमेंट्स में डालना सर 54 आए थे, 2 जोकर भी तो थे।
तो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। एग्जाम आ रही है मेरे भाई, फालतू बातें नहीं करेंगे और कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। इन 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। अब इन रेड के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है लाल पान और एक आती है ईंट। ऐसा तुम लोगों को याद होगा, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि लाल पान का बादशाह निकाल के दिखाओ। दे विल आस्क दिस इन इंग्लिश, तो तुम्हें थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। भले ही हम लोग उसको तिर्री बोले पत्ते खेलते समय फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे 3 ऑफ हार्ट्स बोलना पड़ेगा। तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि अंग्रेजी में पत्तों को क्या बोला जाता है। तो 26 रेड है, तो 26 रेड दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक होगा हार्ट्स, तो हार्ट्स और फिर आगे डायमंड्स। ब्लैक में भी 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा काला पान और एक होगा चिड़ी। पर एग्जाम में वो नहीं पूछ सकते ना कि बताओ चिड़ी का इक्का। तो काला पान को हम लोग बोलते हैं क्लब और चिड़ी को हम लोग बोलते हैं स्पेड्स। तो 26 ब्लैक कार्ड डिवाइड होंगे इन 2 पार्ट्स, एक होगा काला पान और एक होगा चिड़ी। तो हम लोग इसको बाइफरकेट कर देते एज क्लब्स एंड स्पेड्स। अब भाइयों तुम लोगों ने सुना ही होगा, एक कलर के 13 पत्ते, वो हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और स्पेड्स की बात कर रहे हैं। पर एक कार्ड कितने होते हैं? 4। अगर मैं इक्का की बात करूं तो इक्का काले पान का हो सकता है, लाल पान का हो सकता है, चिड़ी का हो सकता है, ईंट का हो सकता है। सर फिर ये हुकुम का इक्का क्या होते हैं? तो भैया हुकुम का इक्का एक सिर्फ कहावत है, जो इक्का जरूरत के टाइम काम आ जाए उसको हुकुम का इक्का बोलते हैं। तो तुम ये मत समझना कि हुकुम का इक्का एक्स्ट्रा 5 इक्के होते हैं। सो देयर आर 4 कार्ड्स फॉर एवरी स्पेसिफिक कार्ड। तो भाई वो कार्ड्स को मैंने डिवाइड कर दिया, टोटल 52 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 26। रेड और ब्लैक आ जाएंगे, फिर उसमें 13 पत्ते, हार्ट्स और डायमंड्स, फिर क्लब्स और स्पेड्स, और हर एक कार्ड होता है 4 बार। तो भाइयों ये पहला इमारत, पहला सेक्शन हमारे चैंपियन वाला चार्ट का खत्म हो जाता है, बेसिक्स। तो भाइयों मैं बात करने वाला हूं आपसे टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहला सवाल कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जिसके एक से ज्यादा आउटकम हो। इन शॉर्ट हिंदी में अगर मैं कहूं तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कीड़े करना। जब भी तुम कीड़े करते हो तो उसका कोई ना कोई आउटकम होता है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब कीड़े करना। फिर वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब क्या होता है? कुछ तो भी, मतलब रैंडम का मतलब होता है कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना, कुछ तो भी उठा लेना है। जैसे क्लास में मुझे रैंडमली स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, मतलब कुछ तो भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है ना। कुछ तो भी तुम लोग ऐसे में चले आना कि कुछ तो ही मतलब जो टाइम पास स्टूडेंट्स है, कुछ तो भी मतलब विदाउट एनी रूल। तो रैंडम का मतलब होता है कुछ तो भी। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? कुछ तो भी कीड़े करना। नालायक, ऐसे जोड़ते नहीं है कि रैंडम मतलब कुछ तो भी और एक्सपेरिमेंट मतलब कीड़े करना। तो कुछ तो भी कीड़े करना मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। नहीं 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 नहीं, इतना आसान भी नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एनी एक्सपेरिमेंट द आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम ना पता हो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। फिर भाई वो इवेंट क्या होता है? हर एक पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। हर एक आउटकम जो एक्सपेरिमेंट का निकल सकता है वो इवेंट कहलाता है। अब ये इवेंट के ना बहुत सारे टाइप्स है। मैं इंपॉर्टेंट टाइप्स तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूं। जब मैं बोलता हूं यूनिवर्सल इवेंट, तो भाइयों जब मैं बोलता हूं एग्जॉस्टिव इवेंट, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है पूरी दुनिया मेरे अंदर। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया, मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर वो सब कुछ आ गए तो वो इवेंट कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे सिक्का उछाला, अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा? ऐसा तो नहीं कि बादशाह जाएगा और बोलेगा सरप्राइज, है ना? एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुमने तो मुझे। तो अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो हेड और टेल आएगा, तो हेड और टेल दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। अगर मैं डाइस रोल करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। 1 2 3 4 5 6 के अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि हेड आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 इन केस ऑफ अ डाइस इज एन एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी दुनिया है। और याद रखना भाइयों, अगर एग्जॉस्टिव में सारे के सारे आउटकम्स आ गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट क्या निकलेगा? टोटल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी कि 1। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही तो होती है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट के केस में पूरी दुनिया आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। अगला टर्म आता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होता है सब बराबर।
मतलब जब दो इवेंट्स ऐसे हों कि उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उस केस में वो इक्वली लाइकली कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि सिक्का उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है इसका मतलब है हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर मैं बात करूं डाइस की तो कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी ऑल द इवेंट्स ऑफ द डाइस आर इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है सब बराबर। अगर मैं बोलता हूं इवेंट ए और इवेंट बी इक्वली लाइकली है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। फिर आता है भाइयों अगला टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, इक्वली लाइकली का दूसरा नाम म्यूचुअली सिमेट्रिकल भी है। जैसे मेरा ये हाथ और ये हाथ ये दोनों सेम ही है ना, चाहे तुम ये देखो या ये देखो बात तो एक ही है। तो दिस आर सिमेट्रिकल। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं फेस के इस साइड से थैनोस दिखता हूं और इस साइड से राजपाल यादव। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। तो भैया जब दोनों ही चीजें बराबर है तो सिमेट्री है, तो इसलिए एक और टर्म होता है म्यूचुअली सिमेट्रिकल। चलो हम लोग तो बात कर रहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अगर मैं हो गया तो तुझे होने नहीं दूंगा, और अगर तू हो गया तो मैं नहीं हो पाऊंगा। मतलब वो हम लोगों की बचपन में लड़ाई हो जाती थी ना, और हम लोग बोलते थे सुन अगर तू उसका दोस्त है और तूने उससे बात करी तो तू मेरा दोस्त नहीं है। मतलब तुम लोग बात कर रहे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मछली जीरो होती है। मछली क्या होती है हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तुम लोग अभी इन शॉर्ट इतना समझ लो कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो यार सिंपल सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, इंडिया जीत गई तो पाकिस्तान हारेगी ना भाई, हरा कर ही तो जीती होगी पाकिस्तान को। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही हार गए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा ऐसा हो सकता है कि दोनों ही जीत गए, बोले हाँ सर हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगी पाकिस्तान दिल जीत सकती है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि दोनों ही जीत गए, हो सकता है सर पाकिस्तान मैच जीत जाए पर भारत ने दिल जीता। ऐसे दैनिक भास्कर के अखबार में हेडिंग आती है ना, मैच हारे पर दिल जीते, क्या पारी खेली जडेजा ने। तो भाइयों दिल जीतने को यहाँ पे जीतना नहीं बोलेंगे। अगर इंडिया मैच जीत गई तो पाकिस्तान हारेगी, और पाकिस्तान अगर जीत गई तो इंडिया 100% हारेगी। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे विन विन अप्रोच नहीं हो सकती। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेलना क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि तुम पास हो गए और फेल भी हो गए, ये क्या चीज है, पास और फेल, या तो पास हो गए या तो फेल हो गए, बीच का कुछ सप्लीमेंट्री तो आती नहीं है सीएस में। तो या तो पास हो गए या तो फेल हो गए, ये इवेंट भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। यानी अगर ए हो जाए तो बी तुझे होने नहीं दूंगा, और अगर बी हो गया तो ए नहीं हो पाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन यानी दोनों साथ में कभी नहीं हो पाएंगे, मछली जीरो। फिर फॉर्मेलिटी के लिए छोटे छोटे इवेंट्स आते हैं, दो दिस आर नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो ये थे। श्योर इवेंट का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, जैसे तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी आफ्टर वॉचिंग एवरी वीडियो 20 days प्लेज वेरी केयरफुली 100%, भैया होना ही होना है पास, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1, ये कहलाएगा श्योर इवेंट। फिर भाइयों अगला इवेंट आता है इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, भूतों को बुलाना। अरे भैया इम्पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी के पास पॉसिबल हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना, कमेंट्स में लिखना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि सर उस रात मैंने देखा था वो उल्टे पांव से आ रही थी, या फिर रात में अंधेरा था अचानक से पर्दा ऐसे हट गया। तो ऐसी बहुत सारी गोस्ट स्टोरीज तुमने सुनी होगी, बट साइंटिफिकली इट इज येट इम्पॉसिबल टू कॉल अ गोस्ट। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0। तो इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ चुके। एक बार जल्दी से नारे लगाते हैं ताकि याद रहे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के नारे लगाएंगे। फिर भाइयों दो केसेस और होते हैं, एक होता है इवेंट होता है डिपेंडेंट, और एक केस होता है इवेंट होता है इंडिपेंडेंट। जब ए से बी को फर्क नहीं पड़ रहा तो इंडिपेंडेंट, लेकिन जब ए से बी को फर्क पड़ता है तो डिपेंडेंट। जैसे अगर तुम लोग 12th नहीं क्लियर करोगे तो क्या सीए फाउंडेशन में बैठ पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। तो ये इवेंट कैसा है, 12th क्लियर करना और सीए फाउंडेशन क्लियर करना, डिपेंडेंट। पर क्या आईआईटी में क्लियर नहीं हो पाए तो सीए फाउंडेशन में नहीं बैठ सकते? दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आईआईटी में बैठने या नहीं बैठने से सीए फाउंडेशन में घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिपेंडेंट में यूज होगा फॉर्मूला, और इंडिपेंडेंट में मछली होती है ए इंटू बी। क्या होता है आगे जाके डिस्कस करेंगे।
तो भाई वो सारे के सारे इवेंट लिख दिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मीनिंग समझ में आया होगा, लेकिन ये मछली ए इंटू बी क्या है ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से नारे लगाते हैं मेरे भाई कि क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले एग्जॉस्टिव, पूरी दुनिया, इक्वली लाइकली, सब बराबर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मछली जीरो, इंडिपेंडेंट ए इंटू बी, डिपेंडेंट फॉर्मूला। एक बार फिर से, हमारा नेता कैसा हो, ऐसे तुमको नारे लगाना है, ठीक है। एक बार फिर से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मछली जीरो, इक्वली लाइकली, सब बराबर, एग्जॉस्टिव, यूनियन वन, इंडिपेंडेंट ए इंटू बी, डिपेंडेंट फॉर्मूला। सिंपल है मेरे भाई, यही सब है टर्मिनोलॉजीज। आगे चलते हैं और एक और पोर्शन डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी का, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं करना है यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सिर्फ लॉजिक लगाना है। जितने भी फेवरेबल आउटकम्स हैं वो ऊपर आएंगे और जितनी भी टोटल आउटकम्स हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगी। तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है क्योंकि हम लोगों ने जस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट किए। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से ज्यादा यूज प्रोबेबिलिटी में होने वाला है कॉम्बिनेशन का। तो भैया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मुझे सिर्फ दो बातें बोलनी है। मोस्टली यूज होने वाला है कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ कार्ड्स, इन केस ऑफ बॉल्स, इन केस ऑफ कमेटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारे केसेस में यूज होने वाला है कॉम्बिनेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कॉम्बिनेशन में तुम लोग फेवरेबल अपॉन में टोटल करोगे, टोटल तुम्हारा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन होगा। जैसे मान लो एक जार दे दिया और कहा उसके अंदर 4 बॉल्स है, 2 रेड है और 2 व्हाइट है, बाहर निकालो और व्हाइट बॉल ही निकले तो ये रिस्ट्रिक्शन है। पर अगर मैं टोटल केसेस की बात करूंगा तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई भी बॉल निकले फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएंगे टोटल केसेस। और व्हाइट बॉल ही निकले ये हो जाएगा फेवरेबल केस, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, चॉइस बता दी कि सिर्फ व्हाइट होना चाहिए। तो फेवरेबल होगा विथ रिस्ट्रिक्शन और टोटल होगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ऐसे अगर तुम लोग प्रोबेबिलिटी में लगा दोगे फॉर्मूला PNC वाले तो यू विल गेट द आंसर। बिलीव नहीं होता, चलो सीधे एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बेस्ड है टर्मिनोलॉजी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। तो देखो यहाँ पे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। मैं एक बात और लिख देता हूं इस क्वेश्चन के साथ, यहां पे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। तो याद करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मछली जीरो, एग्जॉस्टिव यूनियन वन। अच्छा, मछली जीरो है और यूनियन वन है, तो मुझे बताओ अगर A, B और C ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए मतलब इनका इंटरसेक्शन जीरो हो गया। A और B साथ में नहीं हो सकते, B और C साथ में नहीं हो सकते, A और C साथ में नहीं हो सकते, इंटरसेक्शन जीरो। और ये एग्जॉस्टिव भी है, यानी कि इन सब का यूनियन 1 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C शुड बी इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C। तो भैया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जैसे ही मैंने बोल दिया मतलब सारी की सारी मछली क्या हो गई? जीरो। तो ये हो गया जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो हमें क्या मिला? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1, क्योंकि A यूनियन B यूनियन C 1 के बराबर है, क्योंकि मैंने बोल दिया A B C अगर तीनों को मिला दी तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर हो गया? 1 के। अब A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आया ना? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव था इसलिए मछली जीरो। समझ में आया ना? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव था इसलिए मछली जीरो हो गई और यूनियन 1 हो गई क्योंकि इवेंट सारे के सारे थे एग्जॉस्टिव। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो गया 1। अब दे रखा है A इज इक्वल टू 2B, तुम्हें A की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करो सबको A में कन्वर्ट कर दो। तो A इज इक्वल टू 2B है ना, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ A। तो B की जगह लिख दो तुम लोग 0.5A, C की जगह लिख दो 1/3 बिकॉज A इज इक्वल टू 3C, यानी कि C इज इक्वल टू 1/3 है, यानी कि 0.33A इज इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई? A की वैल्यू आई है 1.833 इज इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.833। सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ जल्दी से एक और क्वेश्चन और करते हैं।
If a card is chosen from pack of 52 cards, then what is the probability of getting a king or a jack? तो जैक मतलब होता है गुलाम, किंग मतलब होता है बादशाह, तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो परम्यूटेशन में या कॉम्बिनेशन में पहले मुझे फेवरेबल रखना है विथ रिस्ट्रिक्शन और डिवाइड करना है टोटल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो मैं सबसे पहले टोटल निकाल लेता हूं। टोटल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे बताओ कितने कार्ड निकालने, एक ही कार्ड निकालना है। तो टोटल हो जाएगा 52C1 यानी 52 वेज। और फेवरेबल विथ रिस्ट्रिक्शन किंग और जैक ही निकाल सकते हैं। जैक कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4, तो टोटल कितने कार्ड हुए 8। 8 में से कितने निकाल सकता हूं 1, तो फेवरेबल हो गया 8C1, तो आया 8 वेज। तो प्रोबेबिलिटी आ गई किंग और जैक निकालने की 8/52। एक और क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। अगला क्वेश्चन भी आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, तब तक मैं हो रहा हूं। चलो यहां पे दे रखा है कि 2 डाइस एक साथ फेंके, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 on 1 डाइस? अच्छा, ये नहीं बोला कि 1 फर्स्ट डाइस पे आना चाहिए कि सेकंड डाइस पे आना चाहिए, बस बोला 1 आना चाहिए किसी एक डाइस पे। तो बताओ 1 वाले फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, राइट। 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 और 6-1, यानी टोटल हुए हैं 11 एलिमेंट्स जहां पे एक डाइस पे कम से कम 1 आता है। ये नहीं बोला कि फर्स्ट डाइस पे आना चाहिए, ये नहीं बोला कि सेकंड डाइस पे आना चाहिए, बस 1 आना चाहिए किसी एक डाइस पे। तो टोटल फेवरेबल एलिमेंट्स कितने हुए? 11। 1-1 से लेकर 1-6 तक ये हो गए 6, फिर 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 और 6-1, ये 5 अलग हो गए। तो 6 + 5 कितने हो गए? 11, यानी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे तुम्हारे 11 और टोटल हो जाएंगे 36। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/36। सिंपल सॉल्यूशन। तो एक और क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन इज ऑन टू योर स्क्रीन। तो यहां पे दे रखा है इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नीदर 7 नॉर 11? वो बोल रहा है कि भैया अगर 2 डाइस फेंके तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम आएगा वो ना 7 होगा और ना ही 11 होगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पे नीदर नॉर है, तो अगर 1 माइनस ईदर और कर देता हूं तो नीदर नॉर ही तो निकलेगा, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 और टोटल में से जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दिया तो इक्वल टू आ जाएगा चाहिए। तो लिख लो टोटल माइनस नहीं चाहिए। तो भैया अगर सारे के सारे सम 7 या फिर 11 है तो उनको अगर मैं हटा दूंगा तो बचे हुए सम 7 और 11 नहीं होंगे। तो मैं एक काम करता हूं, टोटल ऑब्जर्वेशंस में से नीदर 7 नॉर 11 हटा देता हूं तो मुझे मिल जाएगा ईदर 7 और 11। तो एक बार जल्दी से देखते हैं सम 7 और 11 किस किस केस में आता है। टोटल आउटकम्स तुम्हारे सामने खुल गए। तो चलो भाइयों ईदर 7 और 11 निकालते हैं। तो 7 हो जाएगा भाइयों मेरा 1-1-6, ये हो गया 7, 2-5 ये हो गया 7, फिर 3-4 ये हो गया 7, 4-3 भी मेरा हो गया 7, फिर 5-2 भी मेरा हो गया 7 और 6-1 भी मेरा हो गया 7। तो 7 के कितने ऑब्जर्वेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन हैं 7 के। अब देखते हो 11 कहाँ हो सकते हैं। 11 कहाँ हो सकते हैं भाइयों? तो 6 और 5 एक ही हो गया 11, 5 और 6 ये भी हो गया 11, फिर 4 और 6 में 11 आएगा नहीं और इसके पहले भी 11 आ नहीं सकता। तो टोटल 7 और 11 वाले कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल ऐसे 8 सम है ऑन द थ्रो ऑफ अ डाइस जिसमें 7 या फिर 11 आएगा। मतलब टोटल है 36 ऑब्जर्वेशन और 36 में से 8 में 7 और 11 आने वाले हैं। मतलब बचे हुए 28 में ना तो 7 आएगा और ना ही 11 आएगा। तो तुम्हारा फेवरेबल निकल गया ना। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाइयों 1 - 8/36 यानी कि 28/36। दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट। तो देखो यार ये वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना तो बहुत डिफिकल्ट कंसीडर किया था, लोग क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं पाए थे। क्वेश्चन बोलते हैं कि बताओ अगर मैंने 2 डाइस फेंके, 2 डाइस एक साथ फेंके, दोनों जो नंबर्स हैं उनका सम किया, बताओ सम मैक्सिमम कब रिपीट होगा। मतलब जैसे सम 1 हो सकता है, जैसे सम 4 हो सकता है, सम 5 हो सकता है, सम 7 हो सकता है, सम 11 हो सकता है, सम 36 हो सकता है। कौन सा ऐसा सम है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, ये पूछ रहे हैं।
आई रिपीट, कौन सा ऐसा सम है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, ये पूछा जा रहा है इन द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस विल बी मैक्सिमम। तो बोल रहे बताओ कौन सा सम है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाइस। तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक पास्कल ट्रायंगल बनाना है। देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं बात करूं डाइस का सम आना चाहिए 2, तो इसके कितने केसेस हुए 1 1। अगर मैं बात करूं डाइस का सम आना चाहिए 3, तो इसके क्या केसेस हो जाएंगे 2 1 और 1 2। डाइस का सम आना चाहिए 4, इसके क्या केसेस होंगे 2 2 1 3 या फिर 3 1। डाइस का सम आना चाहिए 5, इसके क्या केसेस होंगे 2 3 3 2 4 1 और 1 4। डाइस का सम आना चाहिए 6, इसके क्या केसेस होंगे 3 3 5 1 1 5 4 2 और 2 4। डाइस का सम आना चाहिए 7, इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो 4 3 3 4 5 2 2 5 1 6 6 1। डाइस का सम आना चाहिए 8, इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं 4 4 6 2 2 6 5 3 और 3 5। डाइस का सम आना चाहिए 9, 9 के क्या क्या केसेस हो सकते हैं मेरे भाई, तो 9 के केसेस हो सकते हैं 5 4 4 5 6 3 और 3 6। 10 के क्या क्या केसेस हो सकते हैं 5 5 6 4 और 4 6। और 11 के क्या क्या केसेस हो सकते हैं 6 5 और 5 6। और 12 के कितने केसेस हो सकते हैं 6 6। तो तुम्हें ट्रायंगल जैसा कुछ दिखा, यानी कि सबसे ज्यादा डाइस पर सम कौन सा आता है 7। भैया 7 सबसे मैक्सिमम बार आएगा, 2 सबसे कम बार, 12 सबसे कम बार, 3 और 11 सेकंड पोजीशन पे, 4 और 10 थर्ड पोजीशन पे, 5 और 8 फोर्थ पोजीशन पे। तो सबसे ज्यादा बार आएगा 7 और सबसे कम बार आएगा 2 और 12। तो ये पास्कल ट्रायंगल ही तो है मेरे भाई। ऐसा तुम लोग अगर ट्रायंगल बना लो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। तो सबसे ज्यादा बार अगर सम आ रहा है तो वो कौन सा आ रहा है 7। तो वो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ सम की वैल्यू क्या होगी जब सम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है 7, क्योंकि 7 इज रिपीटेड 6 टाइम्स इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस। इसका मतलब है S शुड बी 7। एक और क्वेश्चन है ऑन टू योर स्क्रीन, जल्दी से सॉल्व करो। याद दे रखा है अ बैग कंटेन्स 6 ग्रीन एंड 5 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो फेवरेबल आएगा विथ रिस्ट्रिक्शन, टोटल आएगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो अगर एक ही बॉल निकालनी है तो टोटल मैं 11 बॉल्स निकाल सकता हूं, और अगर वो बॉल रेडी होनी चाहिए इसका मतलब है 5 मेरे फेवरेबल ऑप्शन है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/11। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो भाई एकदम स्पीड में एनर्जी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऑन टू योर स्क्रीन। यहां पे बोला हुआ है कि होम वर्ड से 2 लेटर्स ड्रॉ कर रहे हैं और वो दोनों के दोनों लेटर्स वॉवल नहीं होना चाहिए। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फेवरेबल होगा विथ रिस्ट्रिक्शन और टोटल होगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं 4C2। चारों में से कोई भी लेटर लो, वॉवल हो कॉन्सोनेंट हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ वॉवल चाहिए विच इज अ फेवरेबल केस, लेकिन अगर वॉवल नहीं चाहिए विच इज अ फेवरेबल केस, तो मेरे पास HOME में वॉवल है O और E जिनको मैं नहीं ले सकता। यानी कि H और M में से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, यानी 2C2। तो मेरा फाइनली प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एक अंतिम सवाल कर रहे हैं आज का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन टू योर स्क्रीन गाइस। तो देखो यहां पर 6 पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं और 8 नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, और तुमसे बोला हुआ है कि 4 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। बताओ कि इन 4 नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कैसे आएगा। 4 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं और चारों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो जो फेवरेबल होता है वो विद रिस्ट्रिक्शन होता है, जो टोटल होता है वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन होता है। तो सबसे पहले टोटल निकाल लो। टोटल मेरे पास नंबर्स कितने हैं भैया 6 और 8, यानी कि 14 नंबर्स है टोटल। 14 में से मैं कोई भी 4 निकाल लूं फर्क नहीं पड़ता। ये हो गए मेरे टोटल केसेस। अब वो बोल रहा है 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम
विदाउट रिप्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाइड, और बताओ कि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो, इसके चांसेस क्या हैं? तो अब मुझे चाहिए फेवरेबल। तो भैया अगर 4 नंबर है और प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब है या तो चारों नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो चारों नेगेटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, या फिर 2 पॉजिटिव हो और 2 नेगेटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, अगर चारों पॉजिटिव हो तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो ये 3 ही केसेस भाइयों पॉसिबल है। तो बस अब हमें लगाना है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एंड विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो, चारों के चारों नेगेटिव चाहिए, यानी कि फेवरेबल में एक मेरा केस हो गया है 8C4, बिकॉज 8 नेगेटिव नंबर्स हैं, प्लस क्योंकि इवेंट और में है, एंड में नहीं है, इसलिए करूंगा प्लस 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, यानी कि 6 में से 2 पॉजिटिव निकाल लिए और मल्टीप्लाई कर दिया 8 में से 2 नेगेटिव का। यहां पे इवेंट अब जाके कंप्लीट हुआ जब 4 नंबर्स निकल गए, इसलिए बीच में किया मल्टीप्लाई, प्लस चारों के चारों पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 6C4। तो भाइयों ये आ गए तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स। अगर तुम लोग फेवरेबल बाय टोटल करोगे, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर द प्रोबेबिलिटी। दिस वॉज सच एन अमेजिंग क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की, पर तुम याद रखना कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए तो चारों नेगेटिव, चारों पॉजिटिव, या फिर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।